छोड़ी के बात कर रहे तब मालूम चला कि मेरा आदमी नहीं है। बहुत आपसे क्या बोले, हम लोग ऐसा हाल कर दिया। आज ममता बनर्जी की रास्ता में ला दी है, एक रोटी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले कानून व्यवस्था के सुदृढ़ होने के कितने दावे करें, लेकिन वहां पर जो हिंसा का दौर जारी है उसके पीड़ित आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इन लोगों की विडंबना देखिए कि अपने राज्य में ये पीड़ा तक नहीं व्यक्त कर सकते हैं। आज दिल्ली में हमसे बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं। किसी के भाई को मार दिया गया है, किसी के पति को मार दिया गया है, किसी की बहन के साथ दुराचार हो गया, ऐसी अनेकों कहानियां हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, उन पीड़ितों से मिलवाते हैं। और मीडिया पर भले आक्षेप लगते हो कि आप एक तरफा कहानी दिखा रहे हैं, लेकिन ये पीड़ित वही बोलेंगे जो इन पर बीती है। मेरे साथ आपका भाई साहब मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। विश्वजीत सरकार जी, विश्वजीत सरकार जी, आपके साथ क्या हुआ? आपके घर से किसको मारा गया? क्या आप पर बीती है, बताइए। देखिए, मेरा भाई अभिजीत सरकार था, उसको मारा गया जी 2 तारीख 2 मई, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहा था वेस्ट बंगाल में। जी उस दिन मैं और मेरा भाई पार्टी ऑफिस में बैठकर टीवी देख रहा था, टीवी में रिजल्ट। जी तब टीएमसी के गुंडे गाड़ी भर भर के आए जी और पूरा बमबारी चालू कर दिया। फिर हम थाना में फ़ोन किया, पुलिस आया, पुलिस के सामने बमबारी चल रहा था। जी फिर पुलिस के सामने ही मेरा भाई फ़ोटो लिया, उन लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग किया, जी पुलिस को दिखाया और पुलिस के सामने ही मारना शुरू हो गया हम लोगों के ऊपर। जी फिर मंदिर को तोड़ा, मंदिर का जितना गहना है हम लोग का, बर्तन उर्तन है, उसको चोरी किया। जी और मेरा भाई एक एनजीओ चलाता था, जी अपने हिसाब से उसने किया था, जी निर्मल वेलफेयर सोसाइटी। उसमें वो रास्ते से कुत्तों को उठा उठा के लेके आता था। किसी का अगर तकलीफ होता है, हाथ पाँव तोड़ गया, जी उसको ट्रीटमेंट करके वहाँ पे रखते थे। जी तो वहाँ पे एक तो कुत्ते ने 5 बच्चे का जन्म दिया था, जी। तो उसका माँ को और 5 बच्चे को एकदम पीट पीट के मार डाला। उसके बाद हम लोग वहाँ से पूरा पार्टी ऑफिस और वो सब जला दिया एनजीओ। जी फिर हम लोग वहाँ से दौड़ के हमारे घर में चला गया। जी पूरा घेर लिया टीएमसी वालों ने, जी और पूरा घर में घुस के तोड़ फोड़ सब चला रहा था। तब मेरा भाई ने मरने से पहले लाइव वीडियो किया था, जी पूरा घटना बोल रहा था कि परेश पाल, जो कि एमएलए परेश पाल है, टीएमसी के काउंसिलर थे सपन समझदार, ये लोग ने आके इलेक्शन से 10 दिन पहले हम लोग को धमकी, पारा में माइक लेके बोला गया था कि 2 तारीख के बाद ये दोनों भाई को जमद्वार पार कर देगी, यानी कि मौत के घाट उतार देगा। जी तो वो तो किया। तो ये लोग घर में घुसा, हम तीनों, मेरे माँ को, मुझे और मेरे भाई को मारते मारते बाहर निकल। और मेरा जो सीसीटीवी है हम लोग का, उसको उतार के उसका तार मेरे भाई के गले में मार के टानते टानते लेके और पत्थर दिए, पूरा मुंह सर पूरा गला दिया है, गला के वहाँ पे मार डाला। जी मरने का बाद इतना बार हमने पुलिस को फ़ोन किया कि सामने है, आप आइए, देखते रहा। फिर आया, लाश को उठा के लेके चला गया और हमको भी पकड़ के लेके चला गया पुलिस ने। जी जाके हमको पकड़ के रख दिया और मेरा माँ से झूठ बात बोला कि अभिजीत, माँ तो बोला कि वो तो मर गया मेरा बेटा। बोला नहीं, मरा नहीं, उसको अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, सादा कागज़ में साइन कर दीजिए, आपका परमिशन लगेगा, बोल के झूठा बोल के सादा कागज़ में साइन करके फॉल्स एफआईआर बना दिया। जी फिर हमने 3 तारीख को जाके पुलिस कमिश्नर का, जो पुलिस ने ऐसे ऐसे गलत काम किया, वो एफआईआर सही नहीं है, मैंने एफआईआर किया हूँ, मेरा नाम देके पूरा एफआईआर दिया, मगर वो थाना में जमा नहीं किया। 2 तारीख को लिया नहीं, हम 3 तारीख को कमिश्नर को दे दिया। फिर भी पुलिस ने, जैसे उसका पास 5 तो सादा कागज़ है, 3 तारीख मेरा माँ हॉस्पिटल में था, 8 बजे थे 11 बजे तक, मगर पुलिस ने और एक तो फॉल्स एफआईआर बना दिया कि मेरा माँ को और मुझे भी मारा गया है, ऐसा सामान्य सेक्शन लगा के। जबकि मेरा माँ 8 बजे से 11 बजे तक हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो लोग दिखा रहा है कि 9 बजे में हमारे घर में आया, माँ से स्टेटमेंट लिया। और जो झूठा 5 तो सादा कागज़ था, ऐसे फॉल्स एफआईआर बनाया और किसी को पकड़ा नहीं। हमने जाके 2 आरोपियों को पकड़ा, फिर सीबीआई आया, कुछ पकड़ के गया और बाकी सब भागा हुआ है। जी। तो आपको मतलब वहाँ पर न्याय की उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? न्याय कहाँ से मिलेगा सर? अभी तो हमारा घर में जाके धमकी दे रहा है कि ये मामला उठा लो, नहीं तो तुम्हारा को भी जान से मार देंगे। इसके खिलाफ हमने कोर्ट में गया, फिर भी 5 तो एफआईआर और कोर्ट से बनाया कि रोज़ हमको धमकी मिल रहा है। और यहाँ जो हमने आया है,
तब मेरा माँ को बोला, देखो तुम्हारा तो एक बेटा चला गया, अगर ये भी दिल्ली में जाके खूब दौड़ा दौड़ी किया तो यह रिटर्न आने से उसका साथ भी खेला होवे। ये खेला होवे का मतलब है माँ के सामने अपने बेटे को मार डालना, यही है इसका ममता बनर्जी का खेला होवे। तो आपने देखा कि जो खेला होबे का जो नारा है उसका असल जो अर्थ है वो क्या है, ये बता रहे हैं जो पीड़ित हैं बंगाल हिंसा के। अभी आपने यहाँ पर दिल्ली में आकर मीडिया से बात कर ली, डर है जब वापस जाएंगे तो फिर कुछ दिक्कत होगी? तो ही तो बोला ना, माँ को तो बोल के गया ही है ये लोग कि दिल्ली में गया, अगर बहुत दौड़ा दौड़ी किया तो यहाँ आके खेला होवे। खेला होवे का मतलब फिर से मैं भी मर जाऊंगा मेरा माँ के सामने, यही है खेला होवे का मतलब ममता बनर्जी का। बहुत दर्दनाक हैं हालात वहाँ के। मेरे साथ एक महिला भी हैं, उनकी दुनिया उजाड़ दी गई है, उनके पति की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है। आइए जरा बात करते हैं उनसे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संगीता यादव है। जी हम लोग 5 जून का जुलाई का जिस दिन बम गिनती जिस दिन शुरू हुई उसी दिन 5 तारीख को बम चलाया 4 ठो। तो उसी के डर से मेरा आदमी मेरा घर माँ के पास चौपा दिया। बच्चा एक लड़का एक लड़की है, डर के मारे पहुँचा दिया। हम उसको लोग से बताया नहीं, चौपा कर भी हाने लड़का रो रहा था तो लड़का का लेकर चले आया। उसके बाद से लड़का का लेकर आए तो हम रोज़ फ़ोन से बात करते थे। दिन भर में 4 बार 5 बार फ़ोन करते कि बच्चा कैसा है, पढ़े गया कि नहीं गया, आप कहाँ क्या करते हैं, कहाँ पर है। मैंने डेली हम लोग से बात हो रहा था, कुछ नहीं, शांत है। उसका बाद उनका धमकी मिल रहा था कि हमसे वो बता नहीं रहे। मैंने सास से बताया था, सास से कि टीएमसी की पार्टी हम लोग का धमकी दे रहा है। तो हम बोलते हैं कि चलिए आप लोग बिहार, हम बिहार के सीवान जिला के रहने वाले हैं, मेरा ससुराल भी बिहार ही के है। कि बंगाल में हम जो 8 बरस शादी हुआ, 8 बरस से यहीं रह रहे हैं। उसके बाद 6 जून का 21 का मेरा आदमी सैलून में दाढ़ी बनवाने गया। उसके मंदिर में 5-6 लड़का पहरेदारी कर रहा था। हाँ, 1:30 बजे के करीब में हम फ़ोन किए, तभी वो बोले, उन लोग का देख कर बोले कि आप, हम बोले कहाँ हैं आप, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम सैलून में हैं। हम इतना रात को क्या, हाँ दिन में काहे इतना टाइम लगा है सैलून बनाने में, माँ ताक रही खाना खाने के लिए, आप जाइएगा ना। तो ठीक है रखिए, हम बाद में बात कर रहे हैं। तो वो मैंने उनका भनक मिला है कि वो हम लोग को पहरेदारी कर रहे हैं झमेला करने के लिए। वो बम लेकर चारों बगल घूम रहा है कि कब मैंने घर में ढुकेगा तो इसका साथ हम जाकर बम मारेंगे। जिससे वो दोपहर 2:00 जैसे आए घर में, मेरा आदमी कपड़ा खोलकर झाड़े कि नहाकर खाना खाने जाएंगे। वैसे वो आया टुनटुन चौधरी, बोला कि जीपी भैया इधर सुनिए, पहले राय से बुलाया। तो बोला कि तेरा बीजेपी जीत गया। वो बोले कि नहीं मेरा बीजेपी, तो काहे तो बीजेपी क्या हुआ, काहे नहीं जीता, तो सरकार काहे न बना। वो बोले जाने दीजिए भैया, किसी का तो सरकार बना तो नहीं, आज तेरा फैमिली को उड़ा देंगे, तो फैमिली को उड़ाएंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। तो बोले कि बोले है तो ठीक है, हम छोड़ कर चल जाएंगे, रेलवे का जगह हम लोग, हम कोई दरकार नहीं, आप जैसे बोलेगा वैसे। तो ठीक है, कोई मैंने आदमी मेरा बोला कि काहे फैमिली के उड़ाएगा, का किए हैं आपको, तू बता। तब मेरा आदमी ऐसे बात करते करते वो गाली देने लगा, बहुत गंदा गंदा। जब गाली दिया तब मेरा सास बगल में, मेरा 7 साल का बच्चा, मेरा ससुर, गतनी की लड़की पास में थी। तो मेरा आदमी बोला कि जा भाई जा, तू जा, हम तो खाना खाकर बाद में तू से आराम को कब बात करेंगे। तो नहीं, आज तू गाली देकर के आज तू गुष्टी को उड़ाएंगे, तोरा फैमिली को उड़ाएंगे। तो काहे उड़े, तो तोरा के मारे खातिर चंदन लालन सिंह भेजा है टीएमसी के पार्टी। तो वो बोले कि काहे भैया भेजे, हम का किए। तो मम्मी फ़ोन लाओ, हम फ़ोन से बात करेंगे भैया काहे भेजे हैं। जब फ़ोन लाए तो बात चेंज कर दिया, खाली गाली देने लगा, गंदा गंदा बात के गाली। तभी मेरा आदमी कुछ नहीं बोला, रिकॉर्डी मेरा सास जोर से चिल्ला कर बोली कि सपना रिकॉर्डी में डाल दूँ। तो रिकॉर्डी कर रही थी कि वो बात समझ गया कि रिकॉर्डी कर रही थी, तो बगल बातें चेंज कर दिया वहाँ से। नाम ही एक बार नहीं भैया लोग के लिया, कितनों बार पूछ रहे कि काहे भैया भेजे, तू बता, तो तुर का उड़ा देंगे, आज उड़ा देंगे। तू भी आपके बोस बन रहा है, आपको टीएमसी पार्टी में नहीं ढुका, तू बीजेपी में ढुका, ये तू काहे नहीं ढुका। वो बोले हमको मर्जी जिसमें हम ढुके, हम शुरू से बीजेपी कर रहे थे, तो हम आज टीएमसी में क्यों जाएंगे।
ऐसे करते करते मेरा आदमी के ऐसे मारा सर कि पूरा उड़ गया था। जब उड़ गया तो मेरा यहाँ से खून गया। मेरा गुतनी की लड़की साथे साथे दौड़ी कैमरा ले उसका पिठियाई पूरा नहीं तो कितना 2-3 मीटर पीछे उसका दौड़ी कि कोई साथ में नहीं। ललन चंदन सिंह उसका पूरा फैमिली दरवाजे पर ताक रहा, हंस रहा था। सब कैमरा में आया है, हंस रहा था खूब। नहीं आए लो, मेरा सास वहीं बेहोश होकर चादर कान का फट गया, मेरे ससुर का वहीं बेहोश होकर गिर गए लो। जब होश आया तो देख रहा है कि मेरा बेटा का शरीर पड़ा है, वहाँ बॉडी पड़ा है। फिर बाई के झुक में वो दौड़ल गई है कि मेरा नाती कहाँ है, मेरा बेटा का। वो धुआं के सू में बेटा नहीं खोजी, दौड़ के बाहर निकले हैं लोग। मेरा कहीं बाहर निकल कर भागे होंगे, वो नहीं जानी कि मेरा बेटा का यहीं लाश पड़ा है, हम बेटा को छोड़ कर जा रहे हैं। जब उधर बाहर गई तो आई तो देख रही कि मेरा बेटा झपटा रहा है। यहाँ से इतना उड़ गया मेरा बेटा का कुछ नहीं। तो मेरा पास फोन गया कि आप संगीता जल्दी आ जाइए, आपका जेपी यादव के बम से झटका लगे हमसे। मैंने बोले तो हम आए, साथ साथ गाड़ी लेकर आए। तब बोले कि भैया अपना भाई से बोले कि कहाँ भर्ती हैं, वहीं ले चलिए हमको। अरे नहीं नहीं दीदी ठीक है, आप चिंता मत करिए, अब भर्ती हैं, थोड़ा सा झटका लगा है। जब हम झाझा पार किए न तो मेरा बाबू छोटा भाई है, बॉडी के बात कर रहे, तब मालूम चला कि मेरा आदमी नहीं है। बहुत डरते हैं बहुत। आपसे क्या बोले, हम लोग ऐसा हाल कर दिया। आज ममता बनर्जी की रास्ता में ला दी है जी। एक रोटी के लिए हम लोग तरस रहे हैं जी। मेरा 7 साल का बच्चा, 4.5 वर्ष की बेटी है जी। वो भी अभी पूछती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। हम बोलते हैं बाहर गए, विदेश गए हैं, आएंगे बहुत है। कल मीटिंग में देखी जब फोटो तो बोल रहे मम्मी पापा नहीं लौक रहे हैं, पापा के फोटो पापा नहीं लौक रहे। आप शांत हो जाइए। बहुत हृदय विदारक घटनाएं बंगाल में हो रही हैं। क्या वाकई लोकतंत्र है बंगाल में, ये एक बड़ा सवाल है। अभी आप लोग वहीं रहते हैं तो अभी भी धमकी वगैरह मिलती है? अभी हम लोग के साथ धमकी मिल रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो बाद में चल के बच्चा है आपका, घर में सास ससुर है, तू है, बहुत पछताना पड़ जाएगा। हम बोले हम कुछ भी भले जान दे देंगे लो कि केस नहीं उठाएंगे। पत्ती ले बेटा ले बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। यही हम लोग मनाते थे कि पार्टी करने से बीजेपी के या चाहे टीएमसी के कोई के जान खतरा में आ जाएगा। यही ममता जी चाहती है ना। लोकतंत्र है, किसी को कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी है, किसी पार्टी के लिए प्रचार करना है, सबको आज़ादी है। लेकिन किसी पार्टी विशेष के साथ कोई खड़ा है उसको बम से उड़ा दिया जाए, ऐसे अगर हादसे, ऐसे जो घटनाएं हैं अगर हमको बंगाल में देखने को मिल रही हैं तो ये दिखाता है कि बंगाल में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। केंद्र से जरूर कुछ ना कुछ वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ पर जो पीड़ित हैं इनकी कहानी सुन के आपको भी लग रहा होगा। आइए इस रिपोर्ट में कुछ और पीड़ितों से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं बंगाल की दर्दनाक और रक्त रंजित राजनीति के कुछ घटनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रंजीत बारोई जी। रंजीत जी, आपके साथ क्या हुआ? आपके घर में किसको मारा गया? टीएमसी के जो लोग हैं, जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि टीएमसी के लोगों ने गुंडागर्दी करी, कई लोगों को हत्याएं कर दी। आपके घर में क्या हुआ बताइए। हम कुछ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वेस्ट बंगाल से। मेरा घर है दिनाटा सब डिवीज़न, गोसानीमेरी विलेज है, गोसानीमेरी जी। तो मेरा घर में जो हुआ है मेरा पापा का साथ हुआ है जी। मेरा पापा का उम्र उस टाइम था 72 ईयर्स का था जी। मेरा पापा का तस्वीर भी दिखा रहा है, वो साधु था, साधु व्यक्ति था जी। आपको फोटो भी दिखा रहे हैं हम जी। पूरा एक साधु व्यक्ति था, देखिए आप लोग जी। तो क्या आखिर हुआ क्या था आपके पिताजी के साथ? उधर कोई जगह, एक जगह पे एमएलए का गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ था। अच्छा। तो हम लोग को पता भी नहीं था क्या हुआ, का रात को क्या होता है। जी। पापा उस टाइम सो रहा था, रात 10 साढ़े 10 बजे ऐसा हुआ था, खाना खा के सो गया था। जी। अचानक घर में पुलिस आ गया था। इतना सारे पुलिस है, बच्चे लोग तो डर गए। पुलिस आके फ्रंट साइड वाला जो गेट है वो लोहा का गेट था, वो तोड़ नहीं पाए। पीछे वाला टीना का 2 गेट था, वो तोड़ दिया है। अच्छा। अंदर पुलिस आए, पुलिस आने के बाद दरवाजा भी तोड़ दिया है। जी। ऊपर में जो सीलिंग था एसी बोर्ड का, उसको भी तोड़ा है। जी। ढूंढ रहा था कौन कहाँ पे, घर पे कौन कौन है। जी।
मेरा पापा को मिला है, मेरा 2 भाई को भी मिला है, जी दोनों को उठा के लेके गया। कोई केस भी नहीं था, जी विदाउट केस में पापा को उठा लेगा, 2 भाई को भी उठा जी। लेगा। 13 दिसंबर था उस दिन, जी एक 31 दिसंबर चला गया, 1 तारीख को केस दर्ज हुआ है। जी उसके बाद कोर्ट में उठाया, जज ने राय दिया है, जो जेल कस्टडी में भेज दिया है। जी। भेजने के बाद वो अचानक तो एक क्या दिन मामला क्या लगाया गया उनके पिता पर? बहुत सारे धारा लगा हो, तो हम लोगों को पता नहीं है, धारा के बारे में जानकारी नहीं है। जी तो नॉन एवेलेबल सेक्शन था वो। जी तो एक दिन अचानक 10 तारीख को मेडिकल में एडमिट करवाए। जी हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, शरीर खराब है बोल के, जी बीमारी है। तो 10 तारीख को एडमिट किया है। तो 11 तारीख डॉक्टर ने देख लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी फिर 11 तारीख रिलीज़ कर दिया डॉक्टर ने। जी फिर 12 तारीख को 10:30-11 बजे से बजे पापा को जेल कस्टडी से बाहर निकला है। पापा बोला मेरा शरीर में कोई खराबी नहीं है, हम नहीं जाने वाला है इधर से। मेरा छोटा भाई भी था, एक साथ में था, एक साथ रहो हम लोग। जी अगर चेंज करना है तो एक ही धारा, एक ही केस है, ले जाना है तो दोनों को ले जाओ, एक साथ में ले जाओ। जी तो हमको अलग जगह में रखना है, उसको एक जगह में रखना है, क्यों? जी जोर जबरदस्ती लेके गया, जेल कस्टडी से निकला है जी। 10:30 बजे। जी सारा दिन कहाँ चला, हम लोग को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था उस तब भी। तो बाद में पता चला है 3:30 बजे कुछ बिहार, मेरा दियाटा जो जेल कस्टडी है वहाँ से कुछ बिहार जेल कस्टडी लगभग 30 किलोमीटर होगा, जी ज़्यादा से ज़्यादा। जी ले जाने के बाद उधर एडमिट किया 3:30 बजे, एमजेन अस्पताल कुछ बिहार जी। अस्पताल में एडमिट किया है। तो बाद में हम लोगों को पता चला है कि 4:15 बजे तक पापा का डेथ हुआ है। जी ये जानकारी हमको तब मिला जब दोपहर को 1 बजे थाना से फोन आया कुछ बिहार से कि तुम्हारा पापा का डेथ हुआ है। जी। हम तो अचानक चेक किया कैसे डेथ हुआ है, हम लोगों को तब भी पता नहीं है वो जेल दिहाड़ा में है कि नहीं, कुछ भी कहाँ में है, हम तो पता है दिहाड़ा जेल कस्टडी में है। जी तब हम तो दिहाड़ा उस दिन फिर क्या था, वो पापा को रिलीज होने का डेट था, वो डेट था, मैंने जेल कस्टडी से लाता है ना कोर्ट में, जी जाके गया, पापा उधर नहीं है। तो भाई बोला पापा को कल सुबह 10:30-11 बजे तक खाना टिफिन करने के बाद लेके गए ऐसे। जी तो हम गया है, कुछ अचानक जब 1 बजे तक फोन आया तो कुछ भी चला गया, डेट हुआ है। जाके उधर जाके पुलिस लोगों ने बोल रहा है जल्दी आ जाओ, तो पापा का क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। जी तो हम लोग पार्टी के लोगों के साथ फ़ोन पे बात किया है, जैसे ऐसा बात है, तो सब लोग आए उधर। अब बोला ऐसे तो पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो मेडिकल टीम बैठा है, 3 डॉक्टर मिलके मेडिकल टीम बैठा है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया है। जी पोस्टमार्टम में उल्टा पुल्टा किया है, सब नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, सब उल्टा पुल्टा, सब कुछ गड़बड़ तो होता ही रहता है। जो ममता जो राज चल रहा है सब तो उल्टा पुल्टा ही है। जी हैं, कुछ भी क्या मिला न मिला अब तो जानकारी नहीं है, उसको डॉक्टरी भाषा तो हम समझता नहीं है। जी तब वो ऐसा तो लेके आए, तो पोस्टमार्टम करने के बाद तुमको छोड़ा है, तुम घर में लेके आया। तब तो क्या कर्म किया था, भाई तो उस टाइम जेल में ही था, तो पैनल में लेके आया था भाई को। जी आने के बाद फिर जो काम किया हुआ तो जी। फिर लेके गया। ऐसा करते करते ये वो 13 दिन हो गया। जी 13 तारीख को, जनवरी का 13 तारीख को वो एक दिन था डेथ होने का। तो फिर उसका बाद भी और 44 डेज तक भाई जेल में ही था, नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा है। जी ऐसा हालत है। तो ये अभी आप यहाँ पर आके अपनी जो व्यथा बता रहे हैं, अभी आपको डर है कि वापस जाएंगे तो फिर आपके साथ कुछ दिक्कत होगी? इधर आने के बाद तो मेरा घर में 3-4 बार पुलिस गया है अभी तक, अच्छा ढूंढ रहा है कि कहाँ गया है, क्यों गया है, किस लिए गया है। अच्छा। इतना जानकर क्यों, हम तो बाहर में काम करने के लिए भी आ सकता है, घूमने के लिए भी आ सकता है। जी जी बिल्कुल हम तो चोर भी नहीं है, बदमाश डाकत भी नहीं है। जी जी। तो ये एक बड़ी दिक्कत। इंडिया में तो इतना आज़ादी नहीं है, हम घूम सकता है, जी। किधर जा सकता है। जी हम तो इंडिया में बिलोंग करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी आपका शुभ नाम भैया? मैं बांग्लाয় ছাড়া পারবো না। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए जरा मुझे क्या कह रहे हैं थोड़ा सा। जी बताइए, आप पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर आइए बता देंगे मुझे हिंदी में, ताकि दर्शक उसको आसानी से समझ सकें। आप छोटो क्या छोटो कह করে বলবে, ছোট ছোট করে। আমার নাম হচ্ছে গৌতম হালদার, रहे हैं। जी এই হচ্ছে আমার স্ত্রী চন্দনা হালদার। গত 2021 সাল বিধানসভা যে নির্বাচন হয়েছিল, পশ্চিমবাংলা ডায়মন্ড হারবার থেকে আমি এসেছি। তো
বিধানসভা নির্বাচনে ভোটেতে আমরা বিজেপি পার্টির কর্মী এবং আমরা বিজেপি পার্টি করেছি এবং ভোট দিয়েছি। সেই কারণে পশ্চিমবাংলায় মমতা ব্যানার্জির গুন্ডা বাহিনীরা আমার ভাই স্বরূপ হালদারকে প্রথম মেরে আমাদের গ্রামে সইয়ে রাখে, পরে আমরা যাই এবং আমাদেরকেও মারধর করে বিশালভাবে। পরে আমার স্ত্রী চন্দনা হালদারকে ওরা বাঁশ, লাঠি এবং বড় বড় গোটা ইট দিয়ে ওরা মেরে তাকে ওখানেই আধামারা করে। পরে ওরা গ্রামের লোকরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরে ওরা মৃত বলে ঘোষণা করে। जी उसका नाम बताया है गौतम हलदार। उसका डायमंड हार्बर से आता है, कलकत्ता से। उसका बीबी का नाम है चंदना हलदार। जी जो इलेक्शन का दिन जो हुआ, इलेक्शन दिन में हुआ था ना, तृणमूल गुंडा बाहिनी द्वारा उसका घर में आता है। जी उसका जो पत्नी है जी उसको डंडा, रॉड, लोहा का रॉड होता है बाम्बू से जी पूरा मारता है, उसको सिर पर मारता है जी पूरा। और पत्थर जो होता है ना, पत्थर से भी मुंह से मार देता है। जी उसको मारने का बाद वो तो हालत बहुत খারাপ হয়। 7-7 ডেট হয়ে তো পরে হচ্ছিল, 7-7 মারা গেছে একসাথে তখনই না পরে स्पॉट डेट। हाँ, वो मारने का बाद 7-7 भी स्पॉट में डेट हुआ था उसका। जी जी। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिला के राज में एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ। चुनाव परिणाम वाले दिन जैसा कि भाई साहब ने बताया कि तृणमूल के लोग आए, लाठी डंडों से पीटा और वहीं घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वाकई बड़ी दुखद घटनाएं हैं। अभी अगर हम बात करें न्याय की, आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? मामले की जांच पुलिस कर रही है या सीबीआई? उसका जांच तो सीबीआई कर रहे हैं अभी। जी सीबीआई को बस सब डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, जी सब कुछ सीबीआई को कर रहे हैं सब कुछ। जी। तो जिन मामलों की जांच सीबीआई के पास आ चुकी है उनको तो फिर भी एक उम्मीद है कि चलो न्याय मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि अभी पश्चिम बंगाल पुलिस के पास हैं। न्याय की उम्मीद लोगों को है, देखना होगा कि क्या रहता है। आइए इस रिपोर्ट में कुछ और पीड़ितों से आपको मिलवाते हैं। जी, आपका नाम बताइए और हमें ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था। আমার নাম নিমাই দাস। जी আমার পোস্টপোল ভাইলট যে হয়েছিল 2 মে, जी আমার ভাইপোকে 2 তারিখে আমাদের যখন রেজাল্ট আউট হয়, জি 2 তারিখে আমার বাড়িতে এসে জোনা 5-6 এসে আমার বাড়িতে এসে বলে যে এরম ধারা তোরা সব বিজেপি করতে গিয়েছিলি, जी তোদের বিজেপি করা ইয়ে করছি, তোদের কালকে যা অবস্থা করব, তোদের ঘর দুয়ার ভাঙচুর করে দেবো, তোদের মারধর করা হবে, এরম করে হুমকি দিয়ে যায়। जी 3 তারিখে ওরা ডিজে নিয়ে আসে, মাইক ফাইক ডিজে ফিজে নিয়ে এসে হল্লা করে আমার ভাইপোকে ডেকে নিয়ে যায়। जी ডেকে নিয়ে যেয়ে আমার ভাইপোকে একটা জয়দেব মাস্টারের খামারেতে নিজে আমার ভাইপোকে মারধর করে, এমনকি প্যান্ট জামা ছিঁড়ে দেয়। তারপরে আমার ঘন্টাখানাক পরে আবার আমার স্ত্রী ঘরে ছিল, আমার স্ত্রীকে জুনা 10-12 লাঠি কুরুল, তারপর হচ্ছে টাঙ্গি, তারপরে নানা রকম জিনিস হাতে করে বাঁশ ফাঁস করে হাতে করে নিয়ে এসে আমার স্ত্রীকে মারধর করে। তারপরে আমার বৌদিকে মারধর করে। আমাদের পাশের বাড়ি মানে যারা বিজেপি করতো তার আধ ঘন্টা পরে আবার বিজেপি যারা করে তাদের বাড়িতে যে ঘর ভাঙচুর করে, আমার ঘর ভাঙচুর করে, এমনকি 16টা বাড়ি ঘর দুয়ার ভাঙচুর করে। সেই দিনে স্যার তারপর আর কিছু হয় নাই। 4 তারিখে আবার 4 তারিখে বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে মোটামুটি 1-150, আর গ্রামের লোক পাড়ার লোক থেকে আমার ভাইপোকে ঘর থেকে মারতে মারতে মাঠের দিকে নিয়ে চলে যায়। সেখানেতে মানে ভাইপোকে মারধর করতে করতে নিয়ে চলে যায় লিজে। সেই 4 তারিখে ওরা আটকে রেখে দেয়, যেখানে হোক কিডন্যাপ করে রেখে দেয়। রেখে দিয়ে 5 তারিখে ভোরের দিকে দিগলগ্রাম ভাটপুকুর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা বট গাছেতে আমার ভাইপোকে মেরে ঝুলিয়ে দেয়। जी क्या बताएंगे? और नाम देने के लिए নিমাই দাস। उसका नाम है निमाई दास। कहाँ से? कौन जगह से? বাঁকুড়া জেলা ইন্দাস থানা। हाँ, उसका नाम है निमाई दास, बांकुड़ा जिला से आता है, इंडस थाना से। जी वो जो भाईजी है उसका, बड़ा भाई का लड़का जो है, जी वो 2 तारीख को जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले 2 तारीख को उसको थ्रेट किया है। जी टीएमसी पार्टी द्वारा गुंडा बाहिनी आया था, घर में आया था, उसको थ्रेट किया है। जो आप लोग बीजेपी करते हो ना, जी देखता है आप लोगों को देख रहा है। जी तो फिर
वो लोग 4 तारीख को फिर आए बाहर से आदमी लेके, एक दिन से जैसे आदमी लेके आया था उसको भाई के घर से बाहर से निकल लेता है, घर से निकलता है, ले जाता है वो उसको ऑफिस में लिया गया होगा, कहाँ लिया पता नहीं है। ले जाने के बाद उसको मार देता है रास्ता में, कहाँ मारा है पता नहीं है, बाद में पता चला है मारा है। मारने के बाद एक जगह है, एक जो डोबा होता है ना, दिग्गी जैसा होता है, उसका दिग्गी के पास फाका, और दिग्गी में जो पानी भी नहीं था, तो मार के वो एक धान खेती जो होता है ना, खेत में फेंक देता है। फेंकने के बाद গাছে ঝুলিয়ে দেয়, হ্যাঁ একটা বট গাছে ঝুলিয়ে দেয়। ওখানে মেরে রাখে হবে, ওখানে পাওয়ার পরে ওকে একটা सूता जो सूता होता है ना, सूता जैसा दूरी से वो गाछी से उसको लटक देता है। अच्छा, ऐसे लगता है वो मारकर लटका दिया। मारकर लटका दिया है। ऐसे अब इतना पतला हल्का सा सूता से कोई भी लटकता नहीं है। जी ऐसे लगा पैर भी मिट्टी में था, जी नॉर्मल जैसे लग रहा था। पूरा टीएमसी गुंडा द्वारा ये सब किया हुआ है। जी जी। तो अभी आपका भी मामला सीबीआई देख रही है? হ্যাঁ স্যার, আমার মামলা সব সিবিআই দেখছে, সিবিআই প্রতি আমার আস্থা এবং ভরসা আছে, যাতে আমরা সুবিচার পাই। সেই জন্যই আমরা আজকে এখানে এসেছি, বা কাল থেকে আমরা এখানে এসে আছি যে আমরা যাতে সুবিচার পাই। जी वो बोल रहा है सीबीआई के ऊपर पूरा आस्था है, विश्वास भी है, जी इंडियन कानून के ऊपर पूरा विश्वास है। जी लगता है सीबीआई पूरा जांच कर लेगा, जो दोषी है उसको पूरा का पूरा सजा हो जाए, इवन वो फांसी का सजा हो जाए। राष्ट्रपति के पास यही मांग है उन लोगों की। जी, आपका नाम बताइए और आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। আমার নাম শ্রীকান্ত ক্ষেত্রপাল। আমাকে ভোটের গণনার আগে একবার হুমকি দিয়েছিল, দিয়ে আমি বাড়ির থেকে পালিয়ে গেছিলাম, দিয়ে আমার মাকেও হুমকি দিয়েছে, দিয়ে আমার ভাই হোটেলে কাজ করছে সেখানেও হুমকি দিয়েছিল, দিয়ে গালিগালা করছিল, দিয়ে আমার ভাই এসে পাঠে বসে পায়ে হাতে ধরতে গেছিলো, তারা মেরে পুকুরের ধারে ফেলে দেয়। বৃহস্পতিবারে ঘর থেকে বেরোয়ছিল, তোমার পাওয়া গেছে 3 दिन বাদে, মানে শনিবারে পাওয়া গেছে মৃতদেহটা। जी जी, उन्होंने क्या बताया जी, आप जरा उसको बताइए हिंदी दर्शक। उसने बोला उसका नाम है श्रीकांत खत्तपाल, जी बंकुरा डिस्ट्रिक्ट का कोतुलपुर थाने का रायबानी ग्राम में उसका घर है। जी वो बीजेपी का पोलिंग एजेंट था, उसका भाई भी बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता था। जी वो लोग काम करता है पार्टी का। जी दूसरा में जब रिजल्ट निकला उसके पहले वो घर से बाहर चला गया था, उसको धमकी आया था, जी। ये चला गया श्रीकांत। तो उसका मामी के साथ वो दोनों भाई था, वो मामी को भी दूसरा में को दोपहर को छुटाया, जी दौड़ाया मारने के लिए, वो छूट कर निकल के चला गया। तो उसके बाद 5 तारीख को वहाँ का जो मेंबर है, पंचायत मेंबर तृणमूल पार्टी का जी कानून खेतोपाल, उसने गया वो जो कुछ खेतोपाल जो जिसका डेड बॉडी मिला, वो जिस होटल में काम करता था उसी होटल में जाकर डराया धमकाया, जो उसका काम बंद कर दो नहीं तो तुम्हारा होटल बंद कर दूंगा। जी होटल मालिक ने उसका काम से बंद कर दिया, जो बोला आपका काम नहीं करेंगे यहाँ पर, नहीं तो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, हम काम पे नहीं रह सकते। तो बोला जो हम गरीब आदमी हैं, खा नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे, माफ़ी कर दो। बोले माफ़ी हम नहीं कर सकते, माफ़ी करना है तो तृणमूल पार्टी लोगों के पास जाओ, वो लोग माफ़ कर देते तो हम काम पे रख देते। जी तो उसके बाद वो घर पे जाकर उसका मामी को बोला 6 तारीख को सुबह का बात हो रहा है। जी मामी को बोला, मामी बोला जो ठीक है, माफ़ी मांगने से अगर काम मिल जाएगा, गरीब आदमी माफ़ी मांगो। उसी पास के जो कानून खेतवाल का घर है, कानून खेतवाल को पैर पकड़ा, जब मासी माफ़ कर दो, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, मेरे को काम पे रख लो। तो मासी कानून बोला है जो नहीं, हमसे माफ़ी मांगने से नहीं होगा, तुमको जी यहाँ का जो बड़ा जो नेता है पार्टी ऑफिस में है, सुकुमार खेतोपाल, दिलीप खेतोपाल, उसके पास जाओ, उसको पैर पकड़ो, उसको पास माफ़ी मांगो। तो कानून खेतोपाली के साथ भी वो कुछ खेतोपाल गया पार्टी ऑफिस के, वही 10-11 बजे लगभग, एग्जैक्ट पता नहीं, वो इसी टाइम तो वो गया। 6 तारीख मतलब थर्सडे है, बृहस्पतिवार, वो गया 10-11 बजे, तो जाकर वो बेपता हो गया, उसका कोई पता नहीं था। तो 6 तारीख को, 7 तारीख को उसका मामी भी 6 तारीख को ढूंढा, उसके पहले उसको मामी भी एक बार पार्टी ऑफिस पे उसी बाद गया, आधा घंटा बाद उस लड़का जाने के बाद, जो मेरा लड़का आधा घंटा हो गया अभी घर में नहीं है, देख के आओ। जो पार्टी ऑफिस में गया, पार्टी ऑफिस में उसको घुसने नहीं देगा,
दरवाजा से उसको निकल दिया। वो देख रहा था पार्टी ऑफिस के अंदर दारू वो चिकन सब खा रहा था। पार्टी तृणमूल पार्टी का जो कार्यकर्ता है सब लोग खा रहा है, कर्मी लोग। उसको निकल दिया, गाला गाली किया, उसको निकल दिया। वो चलाया, उसके बाद वो ढूंढा, 6 तारीख ढूंढा, 7 तारीख को ढूंढा, 8 तारीख को बोला जो क्या करना पड़ेगा। हम लोगों को जुक्ति दिया, बोला जो मिसिंग डायरी करना पड़ेगा, जो ठीक है। और 1-2 आदमी जो रिलेटिव घर है उसको भी ढूंढ लेते हैं, जो अगर मिल जाएंगे तो ढूंढने के गया। तब शनिवार 8 तारीख को शाम को 5-6 बजे ये बोला जो एक पुकुर के धार में जो जंगल में वो उसका डेड बॉडी मिला है। गांव का लोग, एक लड़की लोग ने देखा है, वो चिल्लाया जो डेड बॉडी करके चिल्लाया। बस्ता में वो बैग में पड़ा हुआ था। तब उसका मामी भी किया जो देखा जो हाँ बैग चीर के फाटा के देखा जो हाँ मेरा ही लड़का है। तब वो बोला जो तो मेरा लड़का, वो बेहोश हो गया। तब पुलिस आया, पुलिस लेकर गया। पुलिस और पार्टी लोग, तृणमूल कार्यकर्ता लोगों में बॉडी को लेकर थाने पे ले लिया। हम लोगों को घुसने नहीं दिया। तो वहाँ का लेकर जाकर था। उसके बाद 9 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। आने के बाद तुरंत लाश को जला दिया। किसी बाहर के आदमी को घुसने नहीं दिया उस गाँव के अंदर। आज तक भी हम लोगों को घुसने नहीं दिया। तो लाश को जला दिया। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केस हुआ, अभी थाने पे जो हम लोगों का जो केस हुआ, पार्टी की तरफ से केस जो किया है, तो उसका मामी को जबानबंदी के लिए जो 164 होता है उसके लिए कोर्ट पे जब जा रहा था, तब पुलिस ने बोला जे उसका भाई माने उसका लड़का दारू पी कर पानी में डूब के मर गया, ऐसे बोलो। ऐसा ही कागज़ तैयार किया, कागज़ भी दिया था उसको, जो कागज़ दो और जज साहब को ऐसा बोलना जो मारा नहीं हुआ, जल में पानी दारू पीकर पानी में गिर के मर गया। उसका मामी 164 को ऐसा नहीं बोला, वो जो ओरिजिनल घटना है वही बताया। तब उसका मामी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। गांव का वो जो तृणमूल कर्मी लोग है वो जोर करके सादा कागज में टिप साइज ले रहा है। जोरपूर्वक 5-6 आदमी है, 70-80 जन लड़का लोग जाते, 5-6 आदमी जोर करके हाथ पकड़ के वो टिप सही ले लिया। और उसको बोल रहा है जब धमकी आ रहा है, जब कर बंद कर देंगे, काज बंद कर देंगे, को किसी दुकान पे माल नहीं मिलेगा, ऐसा धमकी आ रहा है। तो अभी सीबीआई चल रहा है, सीबीआई तदंत कर रहा है, देख रहे हैं। सीबीआई के ऊपर हम लोग का आस्था है, अभी देखते हैं क्या होता है। जी। और अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, वहाँ जाएंगे तो घबराहट है मन में कोई की? हाँ, वो तो बहुत है। हम लोग डरा हुआ है। जो अभी ये माननीय राष्ट्रपति जी के पास आया, स्वराष्ट्र मंत्री के पास आया, दिल्ली में इतना बड़ा एक मिছিল हम लोग, मोमबत्ती मिছিল हम लोगों की तरफ से किया है लॉयर लोगों ने। तो हम लोग यहाँ आकर तो बहुत खुशी हुआ जो इन लोगों से हम मिल पाएंगे। हमारा घर का आदमी सब कहाँ नहीं बता सकते है, लेकिन एक डर भी मन में है जो वहाँ जाकर अभी हम लोगों का प्रेशर आएगा, मार धोर फिर भी चल सकता है। अब उसके लिए चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो बंगाल हिंसा के पीड़ित इस समय दिल्ली में हैं, राष्ट्रपति के समक्ष गुहार लगाई है, गृह मंत्री के समक्ष गुहार लगाई है, न्याय का इंतजार है। ये इंतजार लंबा ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जो सीबीआई है उसकी है, प्रशासन की है। इन लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए, जो दोषी हैं सज़ा उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम उनको अधिकतर को हम फ्रेम में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उनको रोते हुए आपको पर्दे पर दिखाएं। उनकी जो व्यथा है आप सुनकर रो पड़ेंगे। कश्मीर फाइल्स तो आपने देखी होगी, लेकिन द बंगाल फाइल्स में हम आपके समक्ष इन पीड़ितों की जो व्यथा लेकर आए हैं। इन पीड़ितों की व्यथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या पश्चिम बंगाल में वाकई लोकतंत्र है? क्या पश्चिम बंगाल में वाकई लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार चल रही है? ये बड़े प्रश्न हैं। और ख़ासतौर पर हिंसा की जो घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं और उन घटनाओं का जो विभत्स रूप है वो दिखाता है कि केंद्र को हस्तक्षेप करने की तत्काल जरूरत है ताकि इन पीड़ितों को न्याय मिल सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।